हाय, अ वेरी वार्म वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज की क्लास में अभी हमको पहले स्पेसिफिकली देखना है। प्रीवियस क्लास में आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंसेस के बारे में समझा था, आपने वैलिड एक्सेप्टेंस के बारे में देखा। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसा होता है और कब कंप्लीट होता है, और रेवोकेशन। ठीक है, ये दोनों थोड़े टेक्निकल पार्ट हैं, इसलिए मैंने कल नहीं उठाए थे। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन डेट्स पर और ये कब तक रिवोक हो सकता है, कब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब माना जाएगा, इन सब पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कमिंग डाउन टू दिस टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपली एंड क्लियरली। बहुत सारे इजी इजी एग्जाम्पल से सबसे पहले हम उठाते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर का कम्युनिकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ऑफर कब कम्युनिकेट होता है जी। ठीक है, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ध्यान समझिए। पहले जो पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी। एक ये ऑफरर दिख रहा है हमको, वी कैन सी एन ऑफरर। इसने ऑफर किया 10th ऑफ जून को। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुंह जबानी ऑफर करता 10th ऑफ जून को, सामने पार्टी रहती ऑफरी, तो हम मान लेते कि ऑफरी को इंटीमेशन मिल गई है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट्सएप पे भेजा और सामने वाली पार्टी को डिलीवर हो गया, तो भी मान लिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है लेटर वगैरह के थ्रू हो, क्योंकि 1872 का एक्ट है और कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको लेटर पोस्ट करके भेजूं। तो अगर लेटर पोस्ट करके मैंने आपको भेजा है तो प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा। एक आपका यहां पर आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो आपको कहता है कि अगर ऑफरर ने ऑफर किया 10th ऑफ जून को और ऑफरी ने उसको, ऑफरी को मिला, वो ऑफर कब मिला ऑफरी को, 12th ऑफ जून को रिसीव हुआ, 12th ऑफ जून को प्रिज्यूम। तभी यहाँ पे मैंने लेटर का एग्जांपल दिया है, क्योंकि बच्चे अगर हम लोग ओरल ऑफर दे रहे होते या व्हाट्सएप के थ्रू देते, तो व्हाट्सएप में जो सिंगल टिक होगा, ध्यान से समझिए, जो सिंगल टिक होगा उसको नहीं माना जाएगा कि ऑफरी को रिसीव हो गया, बल्कि जब डबल टिक होंगे, डबल टिक विदाउट ब्लू भी, अगर ब्लू नहीं भी हुआ तब भी माना जाएगा कि सामने वाली पार्टी को क्या हो गया, ऑफर मिल गया है। क्योंकि बात को समझिए, वो बोलते हैं व्हेन ऑफर इज रिसीव्ड, ऑफर इज रिसीव्ड, इट इज वेदर यू आर रीडिंग इट और नॉट। समझ लीजिए कि आपने मुझे ऑफर दिया ईमेल के थ्रू, अब ईमेल के थ्रू भेजा आपने मुझे ऑफर, तो वो मेरे इनबॉक्स में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको रीड नहीं किया। मैम आपने देखा ही नहीं जीमेल, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे ऑफर दिया और मेरे पास वो मेल पहुंच गया एक निर्धारित दिन पर, तो उस डे को हम मानते हैं कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि रिवोकेशन उसके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रही हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि देखिए एक होता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब सामने वाली पार्टी को, मतलब ऑफरी को, वो रिसीव हो जाता है, जब उसको वो रिसीव हो जाता है। मैंने लेटर आपको 12th जून को मैंने आपको 10th जून को लेटर भेजा, आपने 12 जून को रिसीव किया, लेकिन एक्चुअली में आपने रीड किया 17 जून को। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट माई मिस्टेक। हम क्या मानेंगे, आपकी डिलीवरी की डेट क्या मानी जाएगी, 12th जून। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लेटर्स वगैरह में मेंशन किया जाता है कि दिस इज डिलीवर्ड ऑन सो एंड सो डेट। क्लियर है, तो देखिए यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है जब ऑफरी के नॉलेज में वो आ जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि ऑफरी जरूरी नहीं होता है कि उसको एक्सेप्ट ही करे, रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑफरी कौन होता है, जिसको ऑफर किया गया हो। जो एक्सेप्ट करे वो ऑफरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफरी जो होता है वो उसके पास एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन होता है, रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब ऑफरी को उसकी नॉलेज मिल जाती है, जब ऑफरी को रिसीव हो जाता है। सामने देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या मेंशन्ड है, ऑफरर ने ऑफर किया 10th ऑफ जून को, लेटर के थ्रू भेजा है जी, ऑफरी को रिसीव हुआ है 12 जून को। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा ऑफर का, इस पर्टिकुलर डेट पे, क्योंकि ऑफरी को रिसीव कब हुआ है जी, 12 को। इंटेंशन देखो ना, कॉमन सेंस पे इंटेंशन टिके हुए।
ऑफरर क्या करना चाहता था? ऑफरी को ऑफर देना चाहता था। कब मिला उसको ऑफर? 10 जून को मिला, 12 जून को मिला ना। तो कब मानोगे कि ऑफर कंप्लीट हुआ, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? 12 जून को। सिंपल कॉमन सेंस लगाना है, केवल कॉमन सेंस, ठीक है। तो अगर आपने लव लेटर भेजा जी लड़की को, 10 जून को आपने पोस्ट किया, 12 जून को उसको पहुंचा, तो माना जाएगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? 12 को। उसके पापा ने रीड कर लिया, फाड़ के फेंक दिया, वो कहानी अलग है बच्चे। उसने एक हफ्ते तक रीड नहीं किया, वो कहानी अलग है। लेकिन उसको मिल कब गया था जी? 12 जून को। तो मानेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया? 12 जून को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बहुत सिंपल था। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है? ऑफर क्यों दिया जाता है? सामने वाली पार्टी को कुछ ऑफर करने के लिए। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं उसको कुछ ऑफर दूं। उसको ऑफर कब मिला? जिस दिन उसे रिसीव किया, उस दिन को हम मान लेते कम्युनिकेशन कंप्लीट करना। वो तो बहुत सिंपल था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी गेम टू प्ले, ध्यान से समझिए। जैसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो होता है वो केवल और केवल तभी कंप्लीट हो जाता है जैसे ही ऑफरी को उसके बारे में नॉलेज आती है या ऑफरी उसको रिसीव करता है। रीड नहीं करा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात को बहुत ध्यान से समझिए। ब्लू टिक होना जरूरी नहीं है, डबल टिक हो गया मान लेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक ही है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की, तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगा और ऑफरी के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगा। क्या बोल रही हूं मैं? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स फॉर the communication of acceptance completes for offerer at different point of time and for offeree at different point of time. For the offerer, the completion of acceptance is at a different point of time. For the offeree, it is at different point of time. दोनों के लिए अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होगा क्या? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। इसको बहुत ध्यान समझिएगा। मन करेगा तो 4 बार रिवर्स करके देखिएगा, रिवाइंड कर देखिएगा, आपकी मर्जी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से फोकस करिए। पहला वो कहते हैं, यहां पे जो वर्ड्स हैं अगेंस्ट, इसका मतलब समझो पहले। एज अगेंस्ट जब वर्ड मेंशन करता है ना लो बच्चे, तो एज अगेंस्ट का मतलब होता है फॉर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं सिंपल भाषा में फॉर ऑफरर, और यहां पे बोलना चाह रहे हैं फॉर ऑफरी। मतलब क्या है? आपको कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया बच्चे कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होता है, ऑफरी के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होता है। तो ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होता है? ऑफरर के लिए वो कब कंप्लीट होता है? जब ऑफरी क्या करता है? उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। अभी हम लोग यहां से रीड कर रहे हैं, समझ में ज्यादा नहीं आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। जब ऑफरी क्या करता है? उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है, ठीक है, मैं समझाऊंगी, डरिए मत। बल्कि ऑफरी के अगेंस्ट वो कब होता है कंप्लीट? जब भी द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, तब ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसी स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे एग्जाम्पल से समझ के। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, और यहाँ पर आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। CSET के एग्जाम्स हो रहे हैं। मैम ये क्या कर रही हो आप? हम नेटफ्लिक्स नहीं देख पा रहे, बिंगो एंड चिल नहीं कर पा रहे, और हम मूवीज नहीं देख पा रहे, और आप ये क्या है डिस्ट्रैक्ट करने चाहिए? एग्जाम्पल है भाई, इधर आओ, वापस आओ, चलो फोकस करो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मैंने आपको क्या बताया? ऑफरर के लिए अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ऑफरी के लिए अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। इस एग्जाम्पल से हम लोग पहले क्या समझेंगे? ऑफरर। एज अगेंस्ट का मतलब क्या है बच्चे? फॉर। तो अगर हम सिंपल भाषा में लिखें, if we put it in simple language, then it will be communication of acceptance will be complete for offerer when, आगे की कहानी देखते हैं, देखिए। ओके, ये लाइन को बाद में रीड करिएगा, पहले यहाँ पे आइए। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कोई ऑफरर, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ऑफरी। मैम इसने ऑफर तो दिया ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं पढ़ रहे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो हमको पता है कब पूरा होता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी पूरा होता है जब ऑफरी को वो रिसीव हो जाता है या ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही क्लियरली समझिएगा।
अभी वाले पुराने एग्जाम्पल में क्या हुआ था, समझ लीजिए, रणबीर कपूर ने भेजा ऑफर, कब भेजा, ऑफर की सेंडिंग डेट क्या थी, 10th जून, और आलिया भट्ट ने उसको रिसीव, ऑफर को रिसीव कब किया था, 12th जून। पुराने वाले भी एग्जाम्पल में वही डेट्स थी, इसीलिए यहां भी यही ले रही हूं, ठीक है। तो 2-3 दिन आलिया भट्ट ने लिए सोचने में कि हाँ बोलूं या ना बोलूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं। 15th जून को उसने डिसाइड किया कि सही डील है भाई, हाँ बोलती हूँ, ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, ये अच्छा अग्रीमेंट है, ये जो ऑफर कर रहा है ये सही है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी आलिया भट्ट ने क्या किया, एक्सेप्टेंस पुट इनटू ट्रांसमिशन कर दिया 15th जून को। आलिया भट्ट ने क्या किया, रणबीर कपूर ने लेटर लिख के भेजा था ऑफर का, आलिया भट्ट ने लेटर लिखा और उसमें लिखा कि हाँ जी मुझे आपकी डील, आपका जो ऑफर है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और उसको एक्सेप्ट करके उसने क्या किया, उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि उस दिन उसने क्या किया, लेटर को पोस्ट कर दिया। मैम क्या आप लेटर खेल रही हैं, भाई व्हाट्सएप और ईमेल में तो चीजें बहुत आसान है ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, ये समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इसी से आएगा, 2 अलग अलग डेट्स पर, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक बार फिर से देखते हैं। रणबीर कपूर ने ऑफर दिया आलिया भट्ट को 10th ऑफ जून को, और आलिया भट्ट को वो मिला ऑफर किस दिन, 12 जून को। तो हमको ये पता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब ऑफरी को वो रिसीव होता है। तो 12 जून को क्या माना जाएगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। Whereas if we talk about acceptance का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो मैंने आपको बताया वो दोनों के लिए अलग अलग टाइम पे होगा, ऑफरर के लिए अलग टाइम पे होगा, ऑफरी के लिए अलग टाइम पे होगा। और ये इसलिए समझना जरूरी हो कि रेवोकेशन का केस इस पे डिपेंडेंट है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं। तो क्या हुआ, 12 जून को आलिया भट्ट को ऑफर मिला और उसने 2-3 दिन टाइम लगाया, और उसके बाद अगर नहीं बोल दिया तो आगे कहानी नहीं बढ़ेगी, और हमको ऐसे रोकना नहीं है कहानी को। क्यों, क्योंकि हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है भाई। अगर कहानी वहीं रुक जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा ऑफर, तो आगे का कैसे इस कहानी को बढ़ाएंगे, ठीक है। उनकी लव स्टोरी की बात नहीं हो रही, हमारे चैप्टर के कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है बच्चे। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर। तो आलिया भट्ट ने 2-3 दिन लगाए, और फिर 15 जून को उसने लेटर लिखा कि हाँ जी मुझे मंजूर है आपका ऑफर। और उसने उस लेटर को, उसने भी आशिकाना अंदाज में क्या किया, उस लेटर को पोस्ट किया जी। 15 जून को उसने पोस्ट किया, ओके, 3 जून को पोस्ट कर दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है देखिए, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ऑफरर। इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ऑफरी ने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, ये डेट पर माना जाएगा। रणबीर कपूर के केस में, ऑफरर के केस में, we will consider that the communication of acceptance is complete on 15th June. Why? Because communication of acceptance for offerer completes when? For offerer completes when the offeree puts it in the transmission mode. जब ऑफरी क्या करता है, उसको ट्रांसमिशन मोड पे डाल देता है। मैम अभी तक तो उसको नॉलेज ही नहीं मिली, उसको पता ही नहीं है कि हाँ बोल दिया आलिया भट्ट ने, तो उससे हमको इसलिए मतलब नहीं है। देखो मैंने आपको बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत सारे कॉमन सेंस पे बेस है। ऑफरर ने किस इंटेंशन से लेटर भेजा था कि भाई वो ना कर दे लड़की, नहीं। ऑफरर ने किस इंटेंशन से लेटर भेजा था कि सामने वाली पार्टी हाँ बोले, उसका इंटेंशन देखो, इंटेंशन समझो हर बार। इसने ऑफर क्यों फेंका, क्योंकि वो चाहता था कि ऑफरी क्या करे, हाँ बोले। हाँ कब बोला, हाँ बोलना मोटिव क्या था, हाँ बुलवाना। तो बंदी ने हाँ बोल के उसको लेटर में पोस्ट कब कर दिया, 15 जून को। इसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट। समझ में आई बात। ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट होता है, जिस दिन ऑफरी उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। हाँ जी, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिवोकेशन इस पे बेस्ड है। आएगा भी, रुकिए, थामा। अभी मैंने आपको क्या समझाया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑफरर, अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑफरी। देखिए वही कहानी है, ये हमारे रणबीर कपूर यहां बने हुए हैं, ऑफरी ये बनी हुई है।
इनने क्या किया, 15 जून को ट्रांसमिशन में डाल दिया था, हाँ बोलकर एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ बोल दिया। इनके लिए कब कंप्लीट हुआ था, ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुआ था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन इन्होंने इसको ट्रांसमिशन में डाल दिया था, 15 जून। अभी तो यहीं पढ़ाया आपको बच्चे ऊपर वाली स्लाइड में। इसमें क्या हुआ, ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, फॉर द ऑफरी द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स when it comes into the knowledge of the offerer, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात सिंपल से फिर से बता रही हूं, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब ऑफरी उसको ट्रांसमिशन के मोड में डाल देता है। लेकिन ऑफरी के लिए वो कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाता है। ऑफरर के नॉलेज मतलब जब ऑफरर ने उसको रिसीव किया होगा। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। समझ में आ गई है जी? हाँ जी, एग्जाम्पल से समझ में, इसी एग्जाम्पल से आएगा। इसको अब हम रिलेट करते हैं रिवोकेशन से। वी विल डील इट विथ रिवोकेशन में आप एक चीज को समझिएगा जो आपकी स्टडी मटेरियल्स में दी है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे दिया है वो कैसे दिया है। देखो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, देखो मैंने आपको ऑफर दिया कि आप क्या मेरा पेन खरीदेंगे, और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ अरे नहीं, ये पेन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मेरे दादाजी का पेन है और अब दादाजी रहे नहीं, तो ये मैं थोड़ा ना बेच सकती हूँ। मैं बोला नहीं, अभी आपने हाँ नहीं बोली थी, मैंने आपको बोला नहीं मेरे को नहीं बेचना, तो आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे बेचने के लिए? नहीं, क्योंकि अभी आपने हाँ कहाँ बोली थी। अगर आप हाँ बोल देते तो फिर मैं गई थी। तो बात को समझिए, ऑफर को भी रिवोक किया जा सकता है, उसी तरह से एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है। कब किस टाइम तक किया जाता है वो यहां समझना है, और वो समझने के लिए आपको कम्युनिकेशन के टाइम समझाए थे। देखिए यहां पे रिवोकेशन ऑफ ऑफर, पहला वाला पार्ट पढ़िए। Offer or proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the offerer. क्या बोल रहा है before the communication of its acceptance is complete as against the offerer. कब हुआ था? When did it completed? Offerer के लिए कब कंप्लीट हुआ था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? कब कंप्लीट हुआ था? जब आलिया भट्ट ने उसको ट्रांसमिशन के मोड में डाल दिया था। ये दिस पार्ट समझ में आ रही है? तब तक ये रिवोकेशन हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, रुको, इसको भी मैंने अभी आगे स्लाइड्स में समझाया है। देखिए, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आलिया भट्ट ने हाँ बोल दिया, क्या उसको रिवोक कर सकती है? हाँ। कब तक रिवोक कर सकती है? Before the communication of acceptance is complete as against the offeree, but not afterwards. उसके बाद नहीं कर पाएगी। देखिए यहां पर इसको ये तो आप स्लाइड्स की बाद में फोटो खींच लेंगे आराम से अपनी, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है, और वो ध्यान क्या देने लायक चीज है। देखिए बच्चा पार्टी, ये देखिए, आइए यहां पर क्या लिखा। हम ये क्या किया आपने, मतलब आपको चैन नहीं था? आपने ये दोनों के एग्जाम्पल्स लेके हमारे दिमाग को वैसे भी मूवीज और बॉलीवुड की तरफ लेकर आ गया, उसके ऊपर से आपने उनके एक्सेस को भी इंक्लूड कर दिया। रिवोकेशन समझाना था ना बच्चे। देखिए यहां पर क्या हुआ, ठीक है, शुरू से कहानी शुरू करते हैं। रणबीर कपूर ने ऑफर कब दिया था जी? 10 जून को लेटर पोस्ट किया था। आलिया भट्ट को लेटर कब मिला? देखो इससे क्या होएगा, आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। कहानी से लॉजिक्स, कॉमन सेंस में देखिए, भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है। आप सिर्फ कॉमन सेंस पे फोकस करिएगा, कॉमन सेंस पे फोकस करिएगा, और फिर आपको रियलाइज होएगा शिट, कॉमन सेंस के बेस पे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रणबीर कपूर ने लेटर कब पोस्ट किया था? 10 जून को। आलिया भट्ट को लेटर कब मिला? 12 जून को। ऑफर का लेटर, ठीक है, ऑफर लेटर, ओके। हमारी आलिया भट्ट ने क्या किया? 3 दिन सोचा इसके बारे में, हाँ बोलूं या ना बोलूं। हमको चैप्टर खत्म नहीं करना, आगे कहानी बढ़ानी है भाई, हमको कंसेप्ट समझना है, इसलिए हमको हाँ बुलवाना पड़ेगा। समझ में आया? उनकी लाइफ लव स्टोरी बढ़ाने के लिए आगे हाँ नहीं कर रहे। तो आलिया भट्ट सेड अ yes and she's put the letter in the transmission on 15th June. Please try and understand. एक बारी क्या करते हैं, पूरी कहानी जो अभी तक हुई है इसको एक बार हिंदी में बोलते हैं और फिर एक बार इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ। फर्स्टली इन हिंदी,
दैट रणबीर कपूर ने क्या किया, रणबीर कपूर ने ऑफर दिया 10th ऑफ जून को, जो कि आलिया भट्ट को रिसीव हुआ 12 जून को। आलिया भट्ट ने 3 डेज के लिए दिमाग लगाया, हाँ बोलूं या ना बोलूं, दिमाग लगाया या दिल लगाया हमको नहीं पता, वो उनका पर्सनल मैटर है। तो अब क्या हुआ, आलिया भट्ट ने हाँ बोलकर लेटर पोस्ट कर दिया 15 जून को, ठीक है, 15th ऑफ जून को पोस्ट कर दिया गया, 15th ऑफ जून को पोस्ट किया जी। और हमारे रणबीर कपूर के नॉलेज में ये कब आया, 16 जून को, मतलब इसने रिसीव कब किया लेटर को, 16 जून को। क्लियर है, ओके, ये एकदम हमको क्लियर है। यहाँ पे भी वही सेम एग्जाम्पल था 16 जून वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, दिस इज द होल स्टोरी विच इज क्लियर, अभी तक की कहानी थी ये, ठीक है। हमको ये पता है, एक बहुत ही हमको क्लियर बात पता है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, फिर से रिपीट कर रही हूं, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होता है, ऑफरर के लिए जब ऑफरी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन मोड पे डाल देता है, मतलब 15th जून। और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो एक्सेप्टेंस ऑफरर रिसीव कर लेता है, मतलब 16th जून। ये जो ऊपर की स्लाइड्स में बताया था, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द ऊपर की स्लाइड्स। मैंने आपको पहले बोला, मैं अभी एक बार रिकैप करा रही हूं आपको, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस इन अगेन इन इंग्लिश स्टोरी अप टिल नाउ। रणबीर कपूर posted the offer to Alia Bhatt on 10th of June. Alia Bhatt received the offer on 12th of June. 3 days she took her time to make up her mind, and on 15th June she said a yes. She accepted the offer and put that letter in the mode of transmission on 15th of June. ठीक है? This letter was received by Ranbir Kapoor on 16th of June. If you understand the whole story, communication of offer is complete. ऑफर की बात हो रही है, communication of offer is complete when it comes in the knowledge of the offeree, means 12th of June, ठीक है। and communication of acceptance for offerer is at different point of time, for offeree is at different point of time. For offerer it is complete, for offerer it is complete when, for offerer it is complete when the offeree puts it into means of transmission, which is 15th June in our example. And for the offeree, it is complete. Communication of acceptance is complete when it comes into the knowledge of the offerer. When it comes to the knowledge of the offerer. वो हमारी डेट में क्या, in our example it is 16th of June. Let us understand, ये तो मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाया, अब हम इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लेके जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल कहानी को एकदम ठंडे दिमाग से समझिएगा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी विथ कंप्लीटली, यू नो, यू शुड बी फोकसिंग। फर्स्टली, व्हाट विल हैपन इन दिस, रणबीर कपूर हैज गिवन एन ऑफर टू आलिया भट्ट एंड ऑन 10th, बार बार रिपीट करूँ मुझे पता, आप इरिटेट मत होइएगा क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड ऑन 12th शी रिसीव्ड इट, ओके। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, रिवोकेशन समझ रहे हैं अभी हम। She received it on 12th. उसको 12th को ऑफर मिल गया, उसने हाँ कब बोली, 15th ऑफ जून को। उसने हाँ कब बोली, 15th ऑफ जून को। हाँ जब बोल दिया और उसको ट्रांसमिशन के मोड पे डाल दिया तो ऑफर को एक्सेप्टेंस का ठप्पा मिल गया। अब रणबीर कपूर पीछे कदम उठा सकता है नहीं, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने क्या करा, एक्सेप्टेंस दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिए। मतलब ध्यान से समझिए, इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं आपको, तो रणबीर कपूर ने ऑफर तो दे दिया था 10th को, 12th को आलिया के पास चला गया था। अब 12th से लेके 15 तक आलिया भट्ट सोच रही थी हाँ बोलूं या ना बोलूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं। 14th ऑफ जून को अचानक से कुछ हुआ कि रणबीर कपूर को रियलाइज हुआ कटरीना कैफ ज्यादा पसंद थी मुझे, आई लव्ड हर मोर देन आलिया भट्ट, आई शुड हैव बीन गिवन दिस ऑफर टू Katrina Kaif, then giving it to Alia Bhatt. When did he realize it? He realized it on 14th of June. उसने कब रियलाइज किया, 14th of June को। तब तक हमारी आलिया भट्ट ने हाँ बोली थी, मैम उसने तो मन में हाँ सोच लिया था, उसने तो शादी के लहंगा भी चूज कर लिया था, हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, सॉरी एक्सेप्टेंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इट शुड बी कम्युनिकेटेड। और कम्युनिकेटेड बोला था जब, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है ऑफरर के लिए,
जब ऑफरी उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। तो भाई रणबीर कपूर को याद आ गई कटरीना की 14 जून को, और उसको ऐसा फील हुआ कि ये एक्सेप्टेंस तो, ये ऑफर तो मुझे कटरीना को देना था, आलिया को नहीं। तो उसने क्या किया, रिवोक कर दिया अपने ऑफर को। क्या वो कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो? यू कैन रिवोक एन ऑफर टिल द टाइम द communication of acceptance is complete for the offerer। वो कब होगा? 15 जून को। समझाया तो अभी, और कॉमन सेंस भी तो है। अभी उस लड़की ने हाँ कहाँ बोला था, हमने अपना माइंड चेंज कर लिया भाई, हमको दूसरा ऑप्शन पसंद आ गया, छोड़ दो। हाँ कहाँ बोली? ठीक है जी, अब समझते हैं। एक ही पार्टी को क्या अपनी एक्स की आ जा सकती, दूसरी पार्टी को नहीं आ सकती। तो यहां पर आलिया भट्ट को याद आ गई जी मल्होत्रा साहब की। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर देखिए क्या हुआ। आलिया भट्ट ने तो 15 जून को लेटर डाल दिया था, 15 जून को लेटर डाल दिया था, और वो 16 जून को उसको रिसीव भी हो गया रणबीर कपूर को। आलिया भट्ट को लेकिन 15 जून को लेटर डालने के बाद रात को ही 11:15 बजे ख्याल आया, और उसने 45 मिनट्स से ज्यादा कुछ सोचा, और उसको रियलाइज हुआ, ओ दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन लाइफ, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन लाइफ, आई लाइक दिस ऑफर मोर। सो उसने क्या किया, उसने रिवोक कर दिया। उसने बोला नहीं, मुझे आप जो एक्सेप्टेंस मैंने दिया इसको रिवोक करो। क्या वो कर सकती है? हाँ अभी कर सकती है, क्योंकि अभी वो रणबीर कपूर की नॉलेज में नहीं आया। लेकिन रणबीर कपूर की नॉलेज में एक बार आ गया होगा, तो क्या आलिया भट्ट अपने एक्सेप्टेंस को पीछे ले सकती है? नहीं ले सकती, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? क्लियर है? एक बारी फिर से समझा रही हूं पूरी कहानी। आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन द होल स्टोरी, and I am explaining this you in English, so people who are from South will find it a little better. Let us understand. Ranbir Kapoor has given the offer, posted the offer to Alia Bhatt on 10th of June. Alia Bhatt has received the offer on 12th of June. Okay ji. After thinking for 3 days, Alia Bhatt has said a yes and posted the letter, put it into transmission on 15th of June. ठीक है? On 16th of June, Ranbir Kapoor received that acceptance. When is the communication of offer complete? Communication of offer completes when the offer comes into the knowledge of the offeree. In our example, the date is 12th of June. Okay? When it is received by the offeree. When is the communication of acceptance complete? Communication of acceptance completes for offerer at a different point of time and for offeree at a different point of time. For offerer, it completes on the date when the offeree puts his acceptance in the mode of transmission. When did it happen in our example? 15th of June. And the acceptance communication completes for offeree on what date? When it is received by the offerer, when it comes into the knowledge of the offerer. 16th. ठीक है? इंटेंशन बेस्ड है ये सारा। ऑफरर ने ऑफर क्यों दिया था? कि वो एक्सेप्टेंस मिले। भाई एक्सेप्टेंस किस दिन मिला? 15 जून को। इसलिए मान लिया जाएगा कि अब ये रिवोक नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस मिल गया। और ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दिया तो मन में थोड़ा ना सिर्फ दे के बैठ जाएगी, उसने लिख के भेजा। वो क्या चाहती थी? सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट हो, सामने वाली पार्टी को एक्चुअल में नॉलेज कब आई? 16 जून को। वो कब तक रिवोक कर सकती है? 16। इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेवोकेशन विल वर्क। क्या वेदर द ऑफर कैन बी रिवोक्ड? यस, the offer can be revoked. Mind you, चाहे वो रिवोकेशन ऑफर का हो या फिर आपका इसका एक्सेप्टेंस का हो, हमको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को यूज नहीं करना, हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को यूज करेंगे। ऑफर और ऑफरी देखिए यहां पर देख लीजिए आप क्लियरली। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब हो सकता है? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर।
और यहां पर क्या है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. बेसिकली योर रणबीर कपूर can revoke the offer before Alia Bhatt says a yes and puts it into transmission 15th of June. Once that lady has said a yes and she has put down it into transmission में डालना भी जरूरी है. ख्यालों में हाँ बोल के शादी का सब्यसाची का लहंगा ले लिया, उससे मतलब नहीं है हमको. क्लियर है? ठीक है. तो 15th of June को माना, 15 जून के पहले पहले ऑफरर मतलब रणबीर कपूर अपने ऑफर को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, अगर उसको कटरीना कैफ की याद आ जाती है तो. ओके. क्या ऑफरी रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को? हाँ, कर सकता है टिल द टाइम or before the time when it comes into the communication, when the communication against the offeree is complete, and that will happen when the acceptance will come into the knowledge of the offerer. ठीक है? And that is happening on 16th of June. So if Alia Bhatt, after posting on a letter on 15th of June afternoon, she misses Siddharth Malhotra at night at around 11:30, whatever the case may be, at that point of time the letter was not delivered to our Ranbir Kapoor. Can she revoke the acceptance? Yes, she can. Okay, the concept is clear. 3-4 बार रिवाइज इसको रिवाइंड करके पढ़ना, क्लियर हो जाएगा. ठीक है? ओके. द नेक्स्ट टॉपिक टुडे इन द वीडियो वी विल बी सीइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ऊपर वाले टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो टेक्निकल था इसलिए उसको ऐसे समझाया. इस वाले टॉपिक पे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से समझिएगा. टाइप्स ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी. एनफोर्सिबिलिटी मतलब लॉ इसको एनफोर्स करेगा कि नहीं, देखेंगे. पहला आप यहां पर देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या इसको वैलिड अग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वैलिड अग्रीमेंट है और इसको एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मिल जाती है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. मतलब अगर 100 शब्दों की एक शब्द, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड अग्रीमेंट को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रही हूं यहाँ पे, क्योंकि उसको इंटरचेंजेबली यूज करना अलाउड है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड अग्रीमेंट को आई एम यूजिंग इट इंटरचेंजेबली. मैम लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में डिफरेंस था. एग्जैक्टली, मुझे पता है, क्योंकि अग्रीमेंट, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. वो वाले अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिनको एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिलती है. तो भैया ये वैलिड है, इसको एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मिली हुई है, तो इसको आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल लो या वैलिड अग्रीमेंट बोलो, चलेगा. ठीक है? दूसरा आप यहां पर देखने वाले हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट. जैसे वैलिड और ये वाला पार्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड अग्रीमेंट एक ही है, तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट भी एक है? ना जी ना, नहीं है, अलग 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 दोनों. वॉइड अग्रीमेंट अलग है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग है. इसको समझाऊंगी भी, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी. फिर एक होता है वॉइडेबल. फिर कौन सा एक होता है? वॉइडेबल. उसके बाद कौन सा होता है? इल्लीगल. उसके बाद कौन सा होता है? इल्लीगल अग्रीमेंट. फिर कौन सा होता है? अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट. ये दोनों को समझना बहुत सिंपल है, ये पहले के 4 समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज ध्यान से समझिएगा. आइए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वैलिड अग्रीमेंट, दोनों इसको इंटरचेंजेबली आप नाम यूज कर सकते हो. ये कौन से अग्रीमेंट है? ये ऐसे अग्रीमेंट है जो सारे की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ. पढ़ाऊंगी मैं आपको एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10. मैम अभी आपने क्यों नहीं पढ़ाया? वो तो पहले पढ़ाना चाहिए था ना जी, क्योंकि सारे पॉइंट समझाती जाऊंगी, कंसिडरेशन समझा दूंगी, कोअर्जन समझा दूंगी, फ्रॉड समझा दूंगी, बाद में सबको इकट्ठा कर दूंगी. क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जो कि सारी की सारी कंडीशंस जो लॉ में प्रिस्क्राइब करी है सेक्शन 10 में, वो फॉलो करता है. ठीक है? जो जो लॉ बोलता है कि कैसा अग्रीमेंट होना चाहिए वैसा वो फॉलो करता है. और तो और वो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तभी तो वैलिड है. इसके अलावा वो क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच होता है तो अग्रीव्ड पार्टी क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है? हाँ जी, अग्रीव्ड पार्टी कैन गो टू द कोर्ट फॉर लीगल रेमेडीज. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के तहत पूरे परफेक्टली बनाए गए होंगे. वैलिड अग्रीमेंट भी वही है. साथ में जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, द वंस व्हिच आर एनफोर्सेबल by law, they are satisfying all the conditions which are prescribed under the law,
and where the aggrieved party can go to the court to seek any kind of legal remedy. Is it quite simple and clear? फोटोज ले लेना, बाद में स्क्रीनशॉट्स ले लेना, मुझे माइनस कर देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना. वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? आप देखिए, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड, देखो वैलिड अग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट अलग है. पहले हम लोग देखेंगे वॉइड अग्रीमेंट. वॉइड अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता. अभी ये वॉइड अग्रीमेंट ही है. वॉइड अग्रीमेंट ऐसे वो अग्रीमेंट्स होते हैं विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इनको लॉ एनफोर्स नहीं कर पाएगी. लॉ एनफोर्स नहीं कर पाएगी मतलब लॉ इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, इसको मानती नहीं है कि ये वैलिड है. ठीक है. इट इज एन अग्रीमेंट विच इज वॉइड ab initio. वॉइड ab initio का मतलब क्या होता है? वॉइड ab initio का मतलब होता है विच आर वॉइड, विच आर नॉट राइट इन द आईज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग. ab initio का मतलब होता है एकदम स्टार्टिंग से, फ्रॉम द इंसेप्शन. ab initio मीन्स फ्रॉम द इंसेप्शन. Basically void agreements are agreements which are void from the day one. जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन सट्टेबाजी करना अलाउड है? नहीं. गुजरात में लिकर बैन है, मैं अभी जाकर गुजरात में लिकर का धंधा करने लग जाती हूँ. void ab initio because the day when I entered into that agreement, it was invalid. It was not recognized by law. Clear? It is an agreement which is void ab initio. Void ab initio का मतलब होता है void from inception, from the very beginning. इसमें कोई रेमेडीज अवेलेबल ही नहीं होंगी क्योंकि लॉ इसको एनफोर्स ही नहीं कर पाएगा. ठीक है. लॉ की नजरों में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. लॉ की नजरों में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. लॉ इसको बोलता है तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. जब मैं तुमको एग्जिस्ट ही, तुम्हारे एग्जिस्टेंस को देख ही नहीं पाऊंगा तो मैं तुमको कैसे लीगल रेमेडी दूंगा? नहीं दे पाऊंगा मैं आपको लीगल रेमेडी. वॉइड अग्रीमेंट होगा ये. ठीक है जी. तो वॉइड अग्रीमेंट कौन सी अग्रीमेंट है? इसको याद करने का तरीका देखो. वॉइड अग्रीमेंट VA लिखा है और ये क्या है? वॉइड A, वॉइड ab initio. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा लेकिन वॉइड ab initio नहीं होगा. ध्यान से सुनियो, वॉइड अग्रीमेंट वॉइड ab initio होता है. ये भी VA है और ये भी VA है. क्लियर? तो वॉइड अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लॉ एनफोर्स नहीं करा सकते. डे वन से, जिस दिन से वो पैदा होते हैं उसी दिन से वो क्या होते हैं? वो इनवैलिड होते हैं. ये मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ाया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया था थोड़ा सा ab initio के बारे में. याद है? पुराने वाले लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बने थे वो वॉइड हो गए थे, लेकिन जो नए लॉज बन रहे थे वो वॉइड ab initio थे. ठीक है. इसमें रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती क्योंकि लॉ उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता. यू आर नल. नल मतलब जीरो, सुई बटक सन्नाटा, जीरो. यू डू नॉट एग्जिस्ट इन माई आईज डूड. लॉ से दैट यू डोंट एग्जिस्ट इन माई आईज. इफ यू डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ, इन माई आईज, हाउ कैन आई गिव यू लीगल रेमेडीज? ठीक है जी. तो वॉइड अग्रीमेंट बचपन से ही, बचपन मतलब जब वो पैदा ही हुए थे, वॉइड ab initio, दे आर नॉट वैलिड. ओके. अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें बहुत दुख भरी कहानी हुई. कॉन्ट्रैक्ट तो बना था, सही हुआ, कॉन्ट्रैक्ट था. जब यहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था ना, और कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ थे. लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ बाद में हो गई. देयर सम प्रॉब्लम विच हैज अकर्ड लेटर एंड ड्यू टू विच it became what? It became void. Let me take an example. समझ लीजिए गुजरात में लिकर बैन होने के पहले, गुजरात में लिकर बैन होने के पहले मेरी एक लिकर की शॉप थी और आपके घर में बहुत ही बढ़िया तगड़ी पार्टी थी. आपने मुझे बोला 50 बॉटल लिकर की, बेस्ट ब्रांड्स की, आप मेरे घर पे भिजवा, अपने घर में आपने मंगवाई मुझसे. मैं लिकर की शॉप हूँ. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया, हम लोग के बीच में अग्रीमेंट हुआ दैट यू विल बी रिक्वायरिंग 50 बॉटल्स ऑफ लिकर. वी एक्चुअली एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट. सारी चीजें, ऑफर एक्सेप्टेंस जैसे बताया वो कंप्लीट हो गया था 1 जून को, प्रिज्यूम कर रहे हैं अपन. और 1 जून को आपने मुझे क्या बोला कि 10 जून को मेरे घर में आप ये लिकर की बॉटल्स भिजवा देना. मैंने कहा ठीक है सर. 5 जून को लॉ आ जाता है जिससे कि गुजरात को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जाता है.
अब क्या हुआ, अग्रीमेंट कब हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, 1 जून को। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन क्या था, वो वैलिड था, क्योंकि उस दिन लिकर की सप्लाई वगैरह सब हो सकती है। 5 जून को लॉ आ गया कि अब लिकर बैन हो गई है, और हमारे अग्रीमेंट के हिसाब से हमको डिलीवरी कब करनी थी, 10 जून को। यहां पे अग्रीमेंट 1 जून को जब एंटर हुआ तब वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, लॉज बदल गए, कंडीशंस बदल गई, जिसकी वजह से अब वो क्या हो गया है, वो इनवैलिड हो गया। नाउ द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, अब लॉज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो क्या ये बचपन से ही इनवैलिड थे, ये बचपन से ही वॉइड थे? नहीं, ये वॉइड अब हुए हैं, और वो क्या था, वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड होते हैं, जिस दिन एंटर किए जाते हैं उस दिन वैलिड होते हैं। इसलिए ये पिक्चर्स हैं। सीज मतलब स्टॉप करना। अब वो रॉन्ग हुए हैं, बचपन से नहीं। अब वो स्टार्ट जब हुए थे तो वो सही थे, व्हेन दे स्टार्टेड इट वाज ऑल राइट, बट इन द मिडल ऑफ द रोड कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिससे अब हमको उसको रोकना पड़ रहा है। यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप अपने लॉकडाउन और आप अपने घर से निकले ही थे और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ऊपर फेंका, बाहर अंदर फेंका, वॉइड एब इनिशियो। वेराज अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता, आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आराम से, फिर रास्ते पे बैरिकेड्स आ जाते हैं और आपको वहां रुकना पड़ता है। तो व्हेन यू स्टार्टेड इट वाज ऑल वैलिड, बट इन बिटवीन देयर इज अ प्रॉब्लम विच केम, जिसकी वजह से अब मैं उसको आगे नहीं लेकर जा पाऊंगा, इसलिए मुझे उसको वहीं स्टॉप या सीज करना पड़ेगा। तो void agreement is void ab initio. Void contract was valid when they were entered, but at a later date something happened, some mishappening happened, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने चाइना को बैन कर दिया। पहले जो चाइना कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट एंटर होंगे तब तो वैलिड होंगे, फिर क्या हो गया, बैन हो गया। उसके बाद उस दिन से वो क्या हो गया, वो वॉइड अग्रीमेंट है ना, क्योंकि जब वो एंटर हुए थे तब तो अलाउड था ना। बैन करने के बाद एंटर करोगे तो वॉइड अग्रीमेंट है। बैन करने के पहले आप अग्रीमेंट में एंटर थे, लेकिन बाद में बैन आ गया बीच में, पूरे नहीं हो पाए कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस मतलब पहले सही था, सीज तो उसी को करोगे ना भाई। सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप। स्टॉप किसको करते हो, जो चल रहा होता है। मैं खड़ी हुई हूँ रास्ते पे, कुछ नहीं कर रही हूँ, एकदम ऐसे पिछले 2 घंटे से आप मुझे देख रहे हैं कि मैडम ऐसे ही खड़ी है, तो अब आके मुझे स्टॉप बोलेंगे क्या? नहीं, मैं तो ऑलरेडी स्टॉप हूं भाई। लेकिन अगर मैं भाग रही हूं, आप मुझे लगे स्टॉप, तो मैं रुकूंगी। यू कैन स्टॉप अ थिंग विच इज इन एक्शन। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू आर स्टॉपिंग इट, मतलब अब आप इसको बोल रहे हो कि सुनो अब तुम इनवैलिड हो, तो पहले कभी वैलिड रहा होगा ना। हाँ जी। A void contract is a contract which was valid when it was entered into, but subsequently became void due to impossibility of performance, change of law, natural calamities or other reason. कल मेरा वो हैंडसम वाला घोड़ा याद है ना अपन को? मेरे उस हैंडसम वाले घोड़े को हम लोग ने प्रिज्यूम किया, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं उसको बेचना चाहती हूँ आपको। हम लोग ने बोला आपको, हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जून को कि आई विल बी सेलिंग यू दिस हॉर्स, ठीक है, एट सो एंड सो प्राइस। आपने बोला हाँ जी ठीक है, लेकिन आपने मुझे बोला कि मैम 7 जून को मैं बेसिकली मैंने भी बोला कि 2-3 दिन मेरे को उसके साथ रहना है, उसके बाद आप लेकर जाइए, और आपने भी बोला कि आप 7 जून को अपनी नानी के घर से आएंगे तब लेकर जाएंगे उसको। मैंने कहा ठीक है जी, तब तक यहीं पे रहेगा। 7 जून को मतलब हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, डिलीवरी डेट कब डिसाइड करी, 7 जून। 4 जून को बहुत ही कुछ बुरा हो गया, मेरी किस्मत खराब थी। मेरा प्यारा हैंडसम बहुत ही हॉट सा जो घोड़ा था, चल बसा, भगवान को प्यारा हो गया। अब क्या हुआ, अब आप आए 7 जून को, आपने मुझे बोला मैम घोड़ा कहाँ है? बोलूंगी मैंने तो फोटो दिखा दी आपको, माला चढ़ी हुई। घोड़े की फोटो भी तो लगानी पड़ेगी ना, जब इतनी फोटो इंस्टाग्राम पे उसके साथ डाली तो फोटो उसकी लगानी पड़ेगी माला डाल के। अब क्या हुआ, बोलो शिट ये तो मर गया इसको। फिर अब क्या हुआ बच्चे, 1 जून को व्हेन वी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज अ
valid contract. Whereas on 4th June, my horse died, and on 7th June, I cannot hand over it to you. At that point of time, what has happened? क्या हो गया? Impossibility of performance. ये जो दिख रहा है आपको impossibility of performance, ये हो गया. अब मैं घोड़े को नहीं दे सकती आपको क्योंकि बेचारा चल बसा है यार. तो ये क्या हो गया बच्चे? void हो गया. क्या है? void contract. समझ में आ गया? जब एंटर हुए थे तब सही थे, बाद में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से या चेंज ऑफ लॉ की वजह से या नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे आइए. ओके, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. प्रिज्यूम करिएगा, प्रिज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि आप एग्जीक्यूटिव में जा चुके हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आपके एग्जी के भी एग्जाम होंगे. मैम आपने 2 मिनट भी हमें खुश नहीं होने दिया. मतलब आप हमको, अच्छी बात है आप CSET से प्रमोट करके हमको एग्जी में भेज रही हैं, लेकिन एग्जी के एग्जाम की आने की जरूरत है. अरे एग्जाम्पल है भैया, तुम टेंशन मत लो. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप जा चुके हैं जी एग्जीक्यूटिव में, कॉन्ग्रेचुलेशन. और एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स भी आ गए. ओ सैड हो गया. उसमें अकाउंट्स के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं. टैक्सेशन का सब्जेक्ट है जिसमें आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको कैलकुलेटर लगेगा. तो आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा एग्जाम है 1 हफ्ते के बाद एग्जीक्यूटिव का, तो आप मेरे लिए क्या लेकर आइए, आप मेरे लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर आइए. क्या लेकर आइए? साइंटिफिक कैलकुलेटर. हमको तामझाम ज़्यादा चाहिए था लाइफ में, नॉर्मल कैलकुलेटर से बात नहीं बनती हमारी. हमको हमारे लिए वो लेकर आई साइंटिफिक कैलकुलेटर. ठीक है, हमने, और लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, 1 हफ्ते बाद एग्जाम नहीं है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, और अभी हम कैलकुलेटर मंगा रहे हैं क्योंकि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है. तो मम्मा गई दुकान और मम्मा ने भैया को बोला भैया साइंटिफिक कैलकुलेटर देना. भैया ने क्या किया, भैया को लगा मम्मी को क्या समझ में आएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो ऐसा फील हुआ. हमारी मम्मी इंटेलिजेंट है वो अलग है, लेकिन भैया ने क्या किया, पैक करके साइंटिफिक कैलकुलेटर. मम्मी ने क्लियरली बोला था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, आई नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. भैया ने क्या किया, भैया ने बोला ठीक है मैडम. कैलकुलेटर उठाया, पैक करके मम्मी को दे दिया. मम्मी लेकर आई घर में, 2 घंटे के बाद घूम फिर कर आई थी यहाँ वहां से. तो जब घर आई, रात के बज गए थे 11. आपको कैलकुलेटर दिया, भाई कैलकुलेटर हाथ में आ गया. आपने खोलकर देखा, पहले तो आपका दिमाग खराब कि ये साइंटिफिक थोड़ा ना है भाई, तो नॉर्मल कैलकुलेटर है. आपने घर में बहुत कुछ ढूंढा ढांडा कि दूसरा कैलकुलेटर मिल जाए तो मैं वो लेकर चले जाऊँ, इसको वापस कर दूंगा. ठीक है, आपको नहीं मिला कैलकुलेटर घर पर, इसलिए आपको झक मार के उस कैलकुलेटर को लेकर जाना पड़ा. भैया को क्या पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एग्जाम में अगले दिन उसको, और बाद में हम इसको पैक करके वापस कर देंगे आज शाम को आकर. आज थोड़ा ना कर सकते आप क्योंकि कल एग्जाम है भाई, सुबह सुबह 8 बजे. हाँ जी, तो आप उस कैलकुलेटर को ले गए एग्जाम हॉल में. मैथमेटिक्स कह रही हूँ, अकाउंटेंसी आपको इतना पसंद नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल में ले रहे हैं, पसंद नहीं है. लेकिन जो आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम गया, ओ भाई 1 नंबर तोड़. मतलब आपने कैलकुलेट किया तो आपने 100 मार्क का पेपर परफॉर्म किया था, और आपने जब देखा आके आंसर्स वगैरह चेक करे तो आपने देखा 82 मार्क्स का तो आप पूरा सही करके आए हैं. उसके बाद के जो मार्क्स हैं वो ऐसे वाले हैं कि आपको आधे अधूरे मिल जाएंगे. मतलब आप आराम से 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं. और आपकी उम्मीद तो थी 50 आ जाए, भगवान 50 आ जाए, मैं तो नारियल फोड़ने जाऊंगा. तो आपको क्या लगा, देखिए यहाँ पे आपने उसको दुकानदार को बोला था साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो भैया ने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का दाम लेकर रद्दी नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर पकड़ा दिया, रेगुलर कैलकुलेटर. ठीक है, आप उसको एग्जामिनेशन हॉल पे लेकर गए. आप चाहें तो घर आते वक्त एग्जामिनेशन हॉल से अपनी मम्मी के साथ जाकर उस शॉपकीपर के मुंह पर उस कैलकुलेटर को मार सकते हैं और उसको बोलेंगे कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से. क्योंकि आप इसमें क्या है बच्चे, आप अग्रीव्ड पार्टी हैं. अग्रीव्ड पार्टी क्या होती है, अग्रीव्ड पार्टी वो वाली पार्टी होती है जिसके साथ कुछ गड़बड़ होती है, गलत होती है. गड़बड़ आपके साथ क्या हुई, मैम मेरा तो पेपर अच्छा गया. भाई गड़बड़ तुम्हारे साथ ये हुई है कि तुमने मांगा था साइंटिफिक कैलकुलेटर और तुमको पकड़ा दिया गया ये रेगुलर कैलकुलेटर उसके दाम पर. गड़बड़ हुई है तुम्हारे साथ. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हुआ. लेकिन जब आप वापस आए एग्जामिनेशन हॉल से, आपको लगा ओ भाई क्या पेपर गया मेरा, ना अमेजिंग पेपर. इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि इतना अच्छा पेपर, आज तक तो मैंने कभी अकाउंटेंसी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. मुझे लगता है कैलकुलेटर लकी है मेरे लिए. अगले दिन टैक्सेशन का पेपर था, आपने सोचा टैक्स का पेपर भी इसी से दूंगा, भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता.
कोई एग्जाम्स के टाइम पे ज़्यादा हमारे दिमाग में ये सब आने लग जाता है कि ये लकी है अनलकी है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दिस कैलकुलेटर, रादर आई विल कीप इट, मैं इसको अपने पास रखूंगा। अब जब आपने इसको डिसाइड कर लिया, आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप इसको आगे भी रखेंगे। एक हफ्ते के बाद आपके एग्जामिनेशंस खत्म हुए, आपने उसको अपने पास ही रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आप क्योंकि वापस नहीं गए उसको देने, बंदे को वापस नहीं लौटाने गए, आप उस बंदे को लौटाने नहीं गए, तो अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि ये तो वैलिड है। जिस दिन आप उसको वापस करने चले जाएंगे वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन ये राइट किसके पास है कि मैं इसको वॉइड कर सकता हूं? अग्रीव्ड पार्टी के पास। जिसने गलत किया होगा उसके पास अधिकार नहीं होता इसको रिडंडेंट करने का। इसको रिडंडेंट करने का राइट केवल और केवल, रिसाइंड करने का राइट केवल और केवल किसके पास होएगा? अग्रीव्ड पार्टी। और अग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी होती है जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुई होती है, कुछ गलत हुआ होता है। तो अगर मैं बात करूं आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं जी? विच आर एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहती थी और मुझे रेगुलर कैलकुलेटर मिला, मैं हूं अग्रीव्ड पार्टी, लेकिन इसको एनफोर्स किया जा सकता है। एनफोर्स मतलब ये इनको वैलिड करार दिया जा सकता है मेरे ऑप्शन पे। मेरे ऑप्शन मतलब आई विल चूज वेदर टू मेक इट वैलिड और टू मेक इट इनवैलिड। By keeping the calculator, because my examination went well, I have enforced it in the eyes of law. मैंने क्या कर दिया? इसको वैलिड करार दे दिया। I have given it validity. ठीक है। If the aggrieved party decides not to enforce, he will get a legal remedy. मतलब अगर मैंने वापस जाकर उसको कैलकुलेटर मुंह पे मारा होता तो मुझे मेरे पैसे वापस मिलते, क्योंकि वॉइडेबल है। गड़बड़ किसके साथ हुई है? मेरे साथ। मैं अग्रीव्ड पार्टी उसको चूज कर सकती है, वॉइड करना या वैलिड करना। क्लियर है? इट इज वैलिड टिल इट रिसाइंडेड। जब तक इसको रिसाइंड नहीं किया जाएगा तब तक ये वैलिड रहेगा। समझ में आ रही है? मतलब आप प्रिज्यूम करिए आपने एग्जामिनेशन दे दिए 3 4 5 अपने, ठीक है। लास्ट एग्जामिनेशन जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत थी वो आपका बहुत ही गंदा गया, आपको पसंद नहीं है, आपको समझ में आ गया कैलकुलेटर कोई लकी वकी नहीं है, और उसके ऊपर से मैंने तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मांगा था, इस गधे ने मुझे नॉर्मल कैलकुलेटर दिया। आपने डब्बा वगैरह सब संभाल के रखा था, आपने उसको पैक किया और वापस करके आया। भैया के लिए वो रिटर्न ऑफ गुड्स कब होगा? 1 हफ्ते के बाद। अभी तक वो क्या मान रहा था? उसको वैलिड मान रहा था। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान समझिए 3 4 एस्पेक्ट ऐसे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट can be enforced by the law or it cannot be enforced by the law at the option of the aggrieved party. पहला point. Second, the avoidable contract if it is rescinded, अगर उसको रिसाइंड कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, कौन कर सकता है? अग्रीव्ड पार्टी ही सिर्फ कर सकती है, सामने वाली पार्टी नहीं कर सकती। जिसने गलत सामान आपको बेचा वो नहीं कर। इफ इट इज रिसाइंडेड देन द अग्रीव्ड पार्टी विल गेट रेमेडी, पैसे वापस मिलेंगे, व्हाटएवर, ठीक है। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल है, वो वॉइडेबल है, अभी तक वॉइड नहीं हुआ, उसको वॉइड करार दिया जा सकता है, लेकिन वो वॉइड हुआ नहीं है अभी। वॉइड कब होगा? जब सामने वाली पार्टी उसको रिसाइंड करेगी। टिल द टाइम इट इज नॉट रिसाइंडेड, इट इज वैलिड, क्लियर? ओके, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। यहां पर देखिए, यू ट्राइड टू ट्रिक मी बाइंग योर फेक विजेट्स, उल्लू बनाया तुमने मुझे, वापस गया उसको करने सामान, वॉइडेबल, समझ में आया? ठीक है। इल्लीगल अग्रीमेंट, माइंड यू, इल्लीगल अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट में अंतर होता है। इल्लीगल अग्रीमेंट मतलब ऐसी चीजें जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होती है। फॉरबिडन का मतलब होता है जो लॉ ने करने से मना कर रखा है, इल्लीगल है वो। दोज आर व्हाट? इल्लीगल, क्राइम है या फिर मना करा हुआ, ठीक है, सिविल रॉन्ग है या क्राइम है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दैट इज फॉरबिडन। एनफोर्सेबल वर्ड यूज नहीं हुआ, फॉरबिडन हुआ है। फॉरबिडन मतलब वो इल्लीगल है, वो लीगल नहीं है। इल्लीगल अग्रीमेंट्स आर दोज दैट आर फॉरबिडन बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी कहते हैं उसको, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है ये, मैंने बोला ना कि क्रिमिनल वगैरह से रिलेटेड। एंड ये इंपॉर्टेंट है,
एंड इलीगल अग्रीमेंट हैंस आर वॉइड। इलीगल अग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा क्योंकि इलीगल चीज है, चीज इलीगल है, तो लॉ कभी एनफोर्स करेगा उसको? नहीं करेगा, वॉइड है। लेकिन क्या हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इलीगल मतलब जो कि क्राइम होता है, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होता है। सपोज करो मैंने आपके साथ, आपका एक दुश्मन है और मैंने उसके नाम की सुपारी ली आपसे। मैंने बोला कि मैं इसको टपका दूंगी, आप मुझे पैसे दीजिए। ठीक है जी, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। ये तो इलीगल अग्रीमेंट है। दिस इज एन इलीगल अग्रीमेंट बिकॉज आई एम प्रॉमिसिंग यू टू डिलीवर समथिंग विच इज नॉट अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ। मर्डर, डकैती, लूटपाट, ये देखिए एग्जाम्पल में। इलीगल अग्रीमेंट मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि लॉ में करने से ही मना करे गए। मर्डर का अग्रीमेंट कर लिया आपने, किसी के नाम की सुपारी ले ली है, ठीक है। अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट, ये बेचारे गरीब से ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, वैलिड भी होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इनको एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब लॉ इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट बनाया और इसको हमको स्टैंप करवाना था स्टैंप अथॉरिटी से जाके, हमने स्टैंपिंग ही नहीं करवाई। स्पेसिफिकली मेंशन था कि वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपने कुछ टेक्निकल एरर लेकर आया। टेक्निकल मतलब जो मेंशन था, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना चाहिए था, सब वैलिड था, लाइफ में सब वैलिड था, सब कुछ ठीक था, दोनों के इंटेंशन सेम सही थे, लेकिन क्योंकि देयर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट like not in writing or no stamp duty paid etc, that becomes unenforceable agreement. law क्या कहते हैं, कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी इसको, इसके बारे में डिसाइड करते हुए, क्योंकि वो अग्रीमेंट देखेगी और बोलेगी इसमें तो साइन ही नहीं किया पार्टीज ने, इसमें तो स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं है, ये तो गलत डेटेड है। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन, अनएनफोर्स। क्लियर? तो हमें समझ में आ गया। पहले हमने देखा सबसे पहले वैलिड अग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, चीजें बहुत सिंपल थी उसमें। इट हैज ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ, एंड अगर ब्रीच होता है यू कैन गो टू द कोर्ट, सिंपल। What was void agreement? Void agreements are agreements which are void ab initio, which are void from the day one. It is null and void, nullity in the eyes of law. It do not exist in the eyes of law. No remedies available because it does not exist in the eyes of law. Void contract क्या होते हैं? A contract which when entered was valid, but later on due to either conduct of the basically due to impossibility of completion or due to some natural calamity or due to any reason, now it has become void. So it was valid at the point it started, but in between it has become void. Change of law बताया मैंने आपको. Then again, then there's voidable agreement. Voidable agreements are agreements which can be enforced at the option of the aggrieved party. अगर aggrieved party हाँ बोलेगा तो ये आगे बढ़ेंगे, ना बोलेगा तो नहीं आगे बढ़ेंगे. Voidable agreements are valid till the aggrieved party do not rescind or cancel it. Voidable agreements में अगर rescind हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगी, रेमेडी मिल जाएगी. क्लियर? Illegal agreements are agreements which are forbidden by law, जिनको लॉ इलीगल मानता है, लीगल नहीं है वो काम करना, फिरौती लेना, डकैती, ये सब चीजें. फिर उसके बाद आपका आता है अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट. अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट, बेचारे गरीब अग्रीमेंट्स वैलिड है पूरे, लेकिन उनमें टेक्निकल एरर आ गई है, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी, अनडेटेड कर दिया आपने, ठीक है. तो बेसिकली विद दीज आर अनएनफोर्स. ओके, so this ends the class over here. We'll meet in the next lecture. Till then, keep revising, and I'll basically in this part, communication part should be repeated again and again. The communication part which I taught you. Thank you so much and take care. All the best. I hope you are studying.